Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 13th of March 2023. तो गाइज आज है तारीख 13 मार्च 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है ईरान को, काफ़ी चर्चा में है, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, सभी लोगों को इसका आंसर देना है क्योंकि हम पहले कई बार इसका डिस्कशन कर चुके हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, नीचे दिए गए 4 कंट्रीज़ में से कौन सा एक ऐसा देश है जो कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया, ऑप्शन सी ओमान या फिर ऑप्शन डी कुवैत। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों कल से बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स इस टॉपिक को लेकर पब्लिश हो चुके हैं। सेक्स वर्कर, ट्रांसजेंडर और गे के बारे में चर्चा की जा रही है कि इन लोगों को ब्लड डोनेशन से बाहर क्यों रखा गया है। उसके पीछे का कुछ साइंटिफिक रीज़न है जिसको लेकर बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स अभी पब्लिश हो रहे हैं। जैसा यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ढेर सारे आर्टिकल्स यहाँ पे कवर किए गए हैं और मैं पढ़ के बता देता हूँ। ट्रांसजेंडर पीपल, गे, सेक्स वर्कर, इनको बाहर रखा गया है ब्लड डोनेशन के मामले से, यानी कि रक्तदान के मामले से इनको बाहर रखा गया है और ये सब काम एक साइंटिफिक रीज़न की वजह से किया गया है। और ऐसे कई आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं, इवन हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी ये आर्टिकल काफ़ी डिटेल से पब्लिश हुआ है। चलो मैं आपको वहीं पर सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो हमारे न्यूज़पेपर के अंदर भी ये आर्टिकल डिटेल से पब्लिश किया गया है। देखो, जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है ना, उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया। इवन ये चर्चा बहुत लंबे समय से चल रही है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की इसी टॉपिक को लेकर गाइडलाइंस भी आई थी। उस गाइडलाइन के अंदर में ट्रांसजेंडर पर्सन, गे और फीमेल सेक्स वर्कर्स को इस ब्लड डोनेशन के मामले से बाहर रखा गया था, एक्सक्लूड किया गया था, यानी ये लोग रक्तदान नहीं कर सकते थे। तो इन गाइडलाइंस को अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने सपोर्ट भी किया है कि बिल्कुल यहाँ पर ये सही है, क्योंकि ये सारा काम किया जा रहा है एक साइंटिफिक कंडीशंस के बेसिस पर। अब वो साइंटिफिक रीज़न क्या है उसको भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर पिटीशन भी जारी किया गया और पिटीशन डालते हुए यहाँ पर बोला यह गया कि ये जो आप काम कर रहे हो ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि आप अगर इन लोगों को ब्लड डोनेशन के दायरे से बाहर रखते हो, ये लोग रक्तदान नहीं कर सकते, आपने इस प्रकार की गाइडलाइंस इनके ऊपर इम्पोज कर दी हैं, तो इससे कई सारे जो राइट्स हैं, कई सारे जो हक हैं, उनका वायलेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पर जिन्होंने पिटीशन जारी किया है, जिन्होंने यहाँ पर कह सकते हो ये गाइडलाइंस को चुनौती दी है, इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि संविधान बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाता है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी। तो ये सारे राइट्स आपको दिए गए हैं, है ना। तो खासकर अगर आप इस प्रकार का काम करोगे तो कहीं ना कहीं ये जो राइट्स हैं इनका वायलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, इनका हनन होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कोई किसी के साथ भेदभाव ना हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप भेदभाव कर रहे हो इन गाइडलाइंस के अंदर में। इस प्रकार की बातें यहाँ पर रिसेंटली एक पिटीशन के अंदर में जारी की गई। हालांकि यहाँ पर इन सब चीज़ों की सुनवाई करते हुए जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक बात ये बोली है कि देखो, ये वाला इशू नहीं है, आप इस इशू को गलत तरीके से देख रहे हो। इस इशू को इन राइट्स के मामले से ना देखकर किसी और तरीके से देखना चाहिए। यहाँ पर बात आती है पब्लिक हेल्थ की, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम लोग ब्लड डोनेशन के लिए अलाउ करते हैं इन लोगों को, तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक हेल्थ है उसमें बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो पब्लिक हेल्थ की बात आ रही है, ओवरऑल सभी पब्लिक की बात आ रही है, यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल राइट्स की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने मेंशन की है।
कि इस पूरे मामले को आपको किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बेसिस पर नहीं देखना चाहिए, आप पूरे पब्लिक हेल्थ के बेसिस पर देखो इस मामले को, क्योंकि पब्लिक के अंदर में एक कह सकते हो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर हम यहाँ पर इनको अलाउ करते हैं ब्लड डोनेशन के लिए। नाउ अब आप कहोगे कि आखिरकार ऐसा क्यों क्यों नहीं यहाँ पर इनको ब्लड डोनेट करने को दिया जा रहा है, क्यों नहीं इनसे कहा जा रहा है। तो बोला ये जाता है कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन है प्लस यहाँ पर गे हैं, फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, इनको रिस्क वाली कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि इनको कंसीडर किया जाता है रिस्की। अब कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। बोला ये क्या है कि बहुत सारे एविडेंसेस हैं, बहुत सारे पर्याप्त सबूत आज के समय पर प्रेजेंट हैं। क्या सबूत प्रेजेंट हैं कि जो ट्रांसजेंडर हैं और पुरुष के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुष यानी कि गे पर्सन्स, और उसके बाद में महिलाएं सेक्स वर्कर, ये जो मैंने नाम लिए हैं ना, इन सभी लोगों को HIV, हेपेटाइटिस का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, HIV और हेपेटाइटिस का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। और ये जो बीमारियां हैं, ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि इंसान की जान ले सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, अगर ये ब्लड डोनेट करते हैं, रक्तदान करते हैं, और किसी दूसरे पर्सन को ये ब्लड चढ़ा दिया जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं जो बीमारी है वो ट्रांसफ़र हो सकती है एक पर्टिकुलर पर्सन से दूसरे पर्टिकुलर पर्सन में। ठीक है, तो ये बात एग्जैक्टली बोली गई यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर इनको रिस्क वाली कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि कई सारे एविडेंसेस जो कि ये बोलते हैं कि इन पर्सनस के अंदर में HIV, हेपेटाइटिस B या C वाले जो इन्फेक्शंस हैं ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ज़्यादा मात्रा में देखने की वजह से ही हम लोग यहाँ पर इनको रिस्क कैटेगरी के अंदर में ज़्यादा कंसिडर करते हैं। तो इस बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस मामले को आप पब्लिक हेल्थ के बेसिस पर देखो, ना कि किसी इंडिविजुअल के बेसिस पर। इवन इसको प्रूव करने के लिए एक रिपोर्ट का यहाँ पर कह सकते हो रेफरेंस लिया गया है। जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर ये बोलती है कि हमारे पास में एक रिपोर्ट है 2020-21 की। उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि HIV वाले जो केसेस हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस वाले जो केसेस हैं ना, ये ट्रांसजेंडर, MSM और फीमेल सेक्स वर्कर्स के अंदर सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ पर HIV के इन्हीं पर्सन्स के अंदर देखने को मिले हैं। ऐसा कई सारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी हर साल हम लोगों को बताती रहती हैं। इस वजह से इन्हीं रिपोर्ट्स को कंसीडर करते हुए, इन्हीं को देखते हुए हम लोगों ने ये गाइडलाइंस जारी करी हैं, ये यहाँ पर कदम उठाया गया है। इस वजह से अगर आप लोग यहाँ पर इस गाइडलाइंस को गलत तरीके से देख रहे हो तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट यहाँ पर बात आती है पब्लिक हेल्थ की। ठीक है, तो यहाँ पर पब्लिक हेल्थ की सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी मिनिस्ट्री बोलती है कि इन मुद्दों को सार्वजनिक स्वास्थ्य के नज़रिए से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये केवल यहाँ पर एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, आप इसको सभी के पर्सपेक्टिव से देखिए, सभी की हेल्थ की बात यहाँ पर की जा रही है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा इशू जो कि पिछले 2 दिनों से लगातार इसके ऊपर, इस आर्टिकल के लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। और वैसे जो द हिंदू में आर्टिकल आया है ना, ये कल ही हमारे न्यूज़पेपर में आया था। कल मैंने इसको स्किप कर दिया था क्योंकि कुछ और इन्फॉर्मेशंस गैदर करनी थी उस बेसिस पर। देन उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर आज इस आर्टिकल को डिस्कस कर लिया है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल आता है यहाँ पर, ये वाला। इस आर्टिकल को GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के बेसिस पर आप इसको लिंक कर सकते हो। क्या बात की जा रही है? एक बैंक पिछले कुछ दिनों में चर्चा में आया है जिसका नाम है सिलिकॉन वैली बैंक। पिछले 3-4 दिनों में सिलिकॉन वैली बैंक को लेकर बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं। अच्छा हुआ क्या, ये बैंक जो है डूब चुका है, इस वजह से ये चर्चा में है। तो कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये USA का बैंक है, और कह सकते हो कि ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला है ना, ये बैंक वाला क्राइसिस जो देखने को मिला है, ये USA के अंदर में सेकेंड लार्जेस्ट क्राइसिस है। इससे पहले 2008 में ऐसा यहाँ पर एक बैंक है, वॉशिंगटन बैंक, वो यहाँ पर फेल मारा था। और ये बहुत बड़े बैंक है, बहुत ह्यूज साइज़ के बैंक हैं, आप ऐसा कह सकते हो, जिसका असर दुनिया भर के ऊपर यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो सकता है। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इस बैंक के संबंध में नौकरियाँ करते थे, उनकी जो नौकरियाँ वगैरह हैं वो सब जा चुकी हैं, ऐसा भी कह सकते हो। तो सिलिकॉन वैली बैंक अपने आप में काफ़ी बड़ा बैंक है। अब ये फेल मारा ना, तो इसको लेकर इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारे आर्टिकल पब्लिश होने लगे कि इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये बोला है कि सिलिकॉन वैली बैंक जो ये फेल मारा है, ये जो डूबा है, इससे इंडिया के ऊपर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, ज़्यादा कोई असर भारत के ऊपर नहीं पड़ने वाला है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। अब थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। खैर ये तो अभी आपने ऊपर मोटा मोटा न्यूज़ पढ़ लिया है, लेकिन एग्जामिनेशन में काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। प्लस आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि आखिरकार सिलिकॉन वैली बैंक के साथ में हुआ क्या है ना, क्यों यहाँ पर ये फेल हो गया, इसका इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, दुनिया पर क्या इम्प्लीकेशंस पड़ेंगे, वो चीज़ें आपने पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे कॉन्टेक्स्ट न्यूज़ क्या है, वो आप समझ ही चुके हो। कैलिफोर्निया के अंदर में सिलिकॉन वैली बैंक है, USA के अंदर में। ठीक है, कैलिफोर्निया के अंदर में जो सिलिकॉन वैली है ना,
वहीं पर बेसिकली सिलिकॉन जो जगह है उसी के बेसिस पर इस बैंक का नाम रखा गया है। वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे जो अलग अलग हमारी टेक इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं, उनके हेडक्वार्टर्स वहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यूएस की बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके हेडक्वार्टर्स वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। कहाँ पर? सिलिकॉन में। तो उसी के बेसिस पर नाम रखा गया सिलिकॉन वैली बैंक। तो ये जो बैंक है ना, इसका मेजर काम क्या था? इसका मेजर काम था कि जो स्टार्टअप इंडस्ट्रीज़ होती हैं, अब आप कहोगे स्टार्टअप क्या होता है, यानी कि जो नए नए बिजनेस जो है स्टार्ट हो रहे हैं, नई नई जो हमारी बिजनेसेस लग रहे हैं, है ना, नए नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसको एक फंडिंग चाहिए होती है। तो उन स्टार्टअप इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ये जो बैंक है ये काम किया करता था। और बोला ये जा रहा है कि ये जो बैंक का फेलियर हुआ है ना, ये कह सकते हो कि 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा फेलियर है। इससे पहले वॉशिंगटन वाले बैंक का हुआ था फेलियर, अब की बार यहाँ पर इस वाले बैंक का फेलियर हुआ है। क्योंकि बात यह है कि इस बैंक का जो एसेट है वो 200 बिलियन डॉलर से ऊपर का था। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर बोला जा रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सिलिकॉन वैली बैंक है क्या, और आखिरकार ये कितना बड़ा है, इसको समझते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में कुछ पिक्चर्स हैं, हालांकि पिक्चर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट पीडीएफ में इसको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो पीडीएफ में से आप इनको रीड कर लेना। ठीक है ना। चलो मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, वैसे दिख रहा होगा। वैसे इस बैंक को कब फाउंड किया गया था? 1983 में यहाँ पर इस बैंक को बनाया गया था। तो कैलिफोर्निया बेस्ड ये सिलिकॉन वैली बैंक है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? जो खासकर स्टार्टअप्स हैं, जो नए नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, उनको ग्रो करने के ऊपर इसका एक मेजर फोकस है। कई सारे अलग अलग कंपनीज़ के अंदर में कह सकते हो कि ये फंडिंग वगैरह भी प्रोवाइड करवाता है। प्लस उसके बाद में ये फेल कैसे करा वो आगे चलते चलते हम डिस्कस करेंगे। मैंने जैसा बोला था कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। दिसंबर 31 तक की बात बता रहा हूँ, 31 दिसंबर तक सिलिकॉन वैली बैंक के पास में जो एसेट थे वो लगभग 212 बिलियन डॉलर्स के एसेट थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे भारत का आईसीआईसीआई बैंक है ना, उस प्रकार के एसेट्स आपको यहाँ पर सिलिकॉन वैली बैंक के देखने को मिल जाएंगे। तो आप समझ रहे होंगे कितना ज़्यादा बड़ा बैंक है ये। सवाल ये उठता है कि इस बैंक के साथ में आखिरकार ऐसा हुआ क्या? तो देखो, ऐसा नहीं है कि एक बार में झटका लगाओ, धीरे धीरे यहाँ पर ये काम हुआ है और धीरे धीरे जाकर यहाँ पर ये जो बैंक है वो फेल हुआ है। बोला यह गया कि साल 2021 में इस बैंक के हालात काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पे जो फंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। 2021 में एक फंडिंग का बूम चल रहा था, है ना। और मतलब कह सकते हो कि इनके पास में 198 बिलियन डॉलर्स तक वो जो फंडिंग है वो आ चुकी थी 2021 में। अच्छा खासा पैसा आ चुका था। लेकिन हुआ क्या, बाद में धीरे धीरे इन्होंने क्या कर दिया, उस पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और बहुत ज़्यादा हैविली इन्होंने इन्वेस्ट किया। अब इन्वेस्ट कैसे किया? इन्होंने यहाँ पर क्या किया, बॉन्ड परचेज कर लिए। जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड आप समझ रहे होंगे, बॉन्ड खरीदा जाता है। अब जैसे आप लोग यहाँ पर सरकार से बॉन्ड खरीदते होंगे, गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, ऐसे कई सारे बॉन्ड्स होते रहते हैं। इंस्ट्रूमेंट से एक जो हम लोग बोलते हैं एक पेपर आपको मिल जाता है, आप सरकार के पास में पैसा जमा करो, आपको उसके बदले में एक बॉन्ड मिल जाएगा, एक पेपर मिल जाएगा कि हाँ आपका इतना पैसा हमारे पास में जमा है। ठीक है, और जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा, जब आपका बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, वो पैसा सरकार से वापस ले लोगे, और ब्याज के साथ में, यानी इंटरेस्ट के साथ में। तो इसलिए हमारा पूरा का पूरा बॉन्ड का प्रोसेस होता है। तो हुआ क्या, इन्होंने भी, सिलिकॉन वैली बैंक ने भी क्या करा, ये इनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा रहा नहीं। इन्होंने क्या किया, बॉन्ड के अंदर में बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया। मैंने जैसे बोला 2021 में इनके पास में जो अमाउंट था वो था 198 बिलियन डॉलर्स का, 198 बिलियन डॉलर्स। और 2022 के अंत तक कितना अमाउंट बचा इनके पास में, केवल 91.3 बिलियन डॉलर्स का। तो हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया। लेकिन इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था ना, वो लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो पे किया था, यानी कि जो इस पे जो ब्याज मिल रहा था बैंक को वो बहुत कम मिल रहा था। तो बैंक ने सोचा यार हमारी थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी, हम थोड़ा अर्न कर लेंगे, तो हम पैसा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। तो बॉन्ड में हैवी इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया, लेकिन उसके बदले जो इन्हें इंटरेस्ट मिला वो बहुत कम मिला, बहुत ज़्यादा कम मिला इंटरेस्ट। लेकिन उसके बाद जो धीरे धीरे अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक कंडीशंस दुनिया में फैलती चली गई, उसकी वजह से इनके ऊपर और भारी इम्पैक्ट पड़ा। जैसे साल 2022 में जो यूएस का फेडरल रिजर्व है, जैसे इंडिया के अंदर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, आरबीआई, वैसे ही अमेरिका में फेडरल रिजर्व है। तो इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट किया। जैसे हमारे इंडिया में रेपो रेट वगैरह इंक्रीज़ किया गया, वैसे यहाँ पर इन्होंने भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया। अब क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मच गई। इससे क्या होगा, ईएमआईज़ वगैरह और ज़्यादा महंगी हो गई, लोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, और इनका जो बॉन्ड है उसके ऊपर जो ब्याज मिल रहा था वो और ज़्यादा कम हो गया। ठीक है, बॉन्ड के ऊपर इनका जो ब्याज वगैरह मिल रहा था वो और ज़्यादा कम हो गया, यानी कमाई इनकी और कम हो गई। इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कमाई इनकी और ज़्यादा कम हो गई। अब क्या होता है, जो बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स थी,
है ना। उन वो जो स्टार्टअप है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको इस बैंक ने सपोर्ट किया था। बाद में इन स्टार्टअप ने जो भी पैसा कमाया वो सब यहाँ पर वो इन्वेस्ट करते रहा करते थे, है ना। वो डिपॉजिट किया करते थे, क्योंकि बैंक ऐसा है जहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं वो पैसा अपना डिपॉजिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, और ऑब्वियसली होता है जब चाहिए होगा तो बैंक से वो पैसा निकालेंगे। बैंक तो इसीलिए है ना कि आप पैसा जमा कर रहे हो, आप निकाल रहे हो, है ना। आप जब पैसे जमा करते हो तो आपका जो डिपॉजिट इकट्ठा होता है वो उठाकर बैंक क्या करता है, लोन पे चढ़ा देता है, उससे ब्याज कमाता है। तो ब्याज कमा कमा कर ही बैंक जो है ना अपना पूरा का पूरा जो खर्चा है वो निकालने के बाद में अपनी जो कमाई है वो करता है। मेन जो है इंटरेस्ट से उनका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो होता है बैंक्स का। तो बोला ये गया कि मतलब हालात इनके ख़राब हो रहे थे, ब्याज वगैरह इनको कम मिल रहा था, इनकी अर्निंग कम ही हो चुकी थी और ज़्यादा कम हो गई थी। तो उसके बाद में जो स्टार्टअप्स वाली कंपनियां हैं ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी पैसा यहाँ पर बैंक में जमा कर रखा था अब उन पैसों को निकालना स्टार्ट किया। कुछ कंपनीज ने यहाँ पर निकाला। स्टार्टिंग में तो बैंक के पास में अच्छा खासा अमाउंट था, तो स्टार्टिंग में तो पैसा दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ और स्टार्टअप्स आए, उन्होंने भी यहाँ पर क्या किया, बैंक से पैसा निकालना स्टार्ट किया। अब जब उन्होंने यहाँ पर जब बैंक से बहुत सारा पैसा और निकाला ना, तो इसके बाद अब इन बैंक को और पैसे की ज़रूरत पड़ी कि हाँ यार हमें अब इनको पैसा देना है। तो इनसे थोड़ा रुकने के लिए बोला कि भाई थोड़ा सा रुक जाओ। और अगर बैंक ज़रा सा ही बोल देना कि भाई थोड़े समय के लिए रुक जाओ, अभी पैसा आएगा, तो एकदम से पैनिक मच जाता है इंसान के अंदर में कि भाई बैंक ऐसा कर रहा है यार, पैसा डिपॉजिट किया था, बैंक के पास में पैसा नहीं है, बैंक फेल मार रहा है, तो एकदम से पैनिक ही मच जाता है। तो हुआ ये, वेडनेसडे के दिन जो ये सिलिकॉन वैली बैंक है, इन्होंने अनाउंस किया कि हमने लगभग अपने 21 बिलियन डॉलर के जो बॉन्ड एसेट्स हैं वो बेच दिए हैं। इन्होंने लोग आप ये देखो, इन्होंने मतलब जल्दबाजी में जो बॉन्ड इन्होंने परचेस करे थे ना, जिसके ऊपर ब्याज मिल रहा था, तो 21 बिलियन डॉलर के बॉन्ड्स इन्होंने परचेस तो किए, जो सॉरी बेच तो दिए, जो उन्होंने परचेस किए थे कि हाँ बेच के चलो पैसा आ जाएगा कुछ, लेकिन हालात इतने ख़राब हो गए इनके कि इन्होंने इस बॉन्ड को भी लॉस में बेचा है। इसको बेचने के बावजूद भी इनको जो लॉस है ना वो 1.8 बिलियन डॉलर्स का हुआ है, जबकि इनको फ़ायदा होना चाहिए था, लेकिन वो बॉन्ड बेचकर इनको लॉस हो गया है। ठीक है, इतना ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट कम मिल रहा था, तो इनका इन्वेस्टमेंट प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जो इन्होंने पैसा लगाया है बैंक ने जगह जगह पर अपनी कमाई करने के लिए, वो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पूरा बैंक फेल हो चुका है। इवन यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन्होंने अपने और मतलब बैंक के पास में या फिर कंपनी के पास में अलग अलग शेयर होता है ना, इन्होंने अपने शेयर भी बेचे, शेयर बेच बेच कर भी कुछ पैसा रेज़ किया, जैसे तैसे यहाँ पर रेज़ किया, और कुछ पैसा चुकाया और कुछ पैसा नहीं चुकाया, तो वो बैंक यहाँ पर फेल हो गया। सवाल ये होता है कि सर बैंक फेल कब कहलाएगा। देखो एक बहुत सिंपल तरीका है, आपने बैंक के अंदर सीधा जाकर पैसा जमा किया, है ना। आप क्या करते हो, बैंक के अंदर पैसा जमा करते हो, जमा किया, बैंक के पास में डिपॉजिट इकट्ठा हुआ, बैंक ने उसको लोन पर चढ़ा दिया आगे, है ना। बैंक ने क्या किया, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को लोन दे दिया। अब आप गए मान लो पैसा निकालने के लिए, कि बैंक से बोला सर हमें इतना पैसा चाहिए, क्योंकि आपका पैसा जमा है बैंक में, आप निकालने के लिए गए, बैंक वहाँ पे मना कर दे कि हमारे पास में हमने लोन चढ़ाया था, हमारे पास में वो पेमेंट नहीं आया है वापस। ठीक है, लोन दिया था बैंक ने, बैंक के पास में वो पैसा वापस नहीं आ पाया है। इस प्रकार की बात अगर बैंक बोल देगा, यानी कि आपका जो पेमेंट है वो डूब चुका है, आपने जो यहाँ पर डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर में, तो वो बैंक क्या कहलाएगा, वो बैंक फेलियर कहलाएगा। ठीक है, बैंक वहाँ पर फेल हो जाएगा। अब होता है कि जैसे इंडिया में बैंक्स होते हैं ना, जैसे इंडिया में भी कई बैंक है, लक्ष्मी विलास बैंक है जो इतनी बुरी तरह से फेल हुआ था, याद होगा ना, कई आर्टिकल अभी भी हम डिस्कस करते रहते हैं, कभी कभी आते रहते हैं। फिर उसके बाद में येस बैंक हुआ, लेकिन येस बैंक को जैसे तैसे बचा लिया गया। तो हमारी जो सरकार है, फिर उसके बाद में जैसे ही बैंक फेल हो जाएगा, फिर सरकार आएगी, कुछ और बैंक्स आएंगे जो कि यहाँ पर उस बैंक को सपोर्ट करेंगे, उसको बचाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, है ना। तो ये यहाँ पर एग्जैक्टली किया जाता है। लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक के साथ ऐसा हुआ कि कोई यहाँ पर उसको सपोर्ट करने भी नहीं आया, इतना ज़्यादा यहाँ पर उसको सपोर्ट नहीं मिल पाया। एक ह्यूज साइज़ का बैंक था जिसकी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। ठीक है, इस बैंक ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की सभी लोगों से कि बिल्कुल पैनिक ना फैलाओ, है ना, मतलब बिल्कुल परेशान ना हो, ये बात ना फैलाओ, धीरे धीरे यहाँ पर मनी को विड्रॉ करते रहेंगे, मतलब धीरे धीरे लोग विड्रॉ करेंगे पैसा तो धीरे धीरे दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ये फाइनली जो बैंक है पूरी तरह से फेल हुआ। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर है कि इसका इम्प्लीकेशन भारत के लिए क्या होगा। बोला यह जा रहा है जो टेक इंडस्ट्री है ना, टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री, ये सबसे बड़े कस्टमर थे इस सिलिकॉन वैली बैंक के, सबसे बड़े कस्टमर ये टेक इंडस्ट्री थी। और ऐसी बहुत सारे जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं उनका भी लिंक आपको सिलिकॉन वैली बैंक के साथ में देखने को मिल जाता है। जैसे बोला यह जा रहा है कि आप देखोगे कि सिलिकॉन वैली बैंक और साथ ही साथ में इंडिया ने, दोनों ने यहाँ पर साथ में मिलकर कई सारे मतलब इंडिया की कई सारी कंपनीज है, दोनों का बहुत बड़ा लिंक साथ में देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल बोला यह जा रहा है कि सिलिकॉन वैली बैंक का 1.7 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है 197 कम्युनिकेशन में। उसके बाद में कह सकते हो कि पेटीएम की
ही पेरेंट कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। उसके अलावा ब्लू स्टोन, कार वाले, ये यहाँ पर आपको कुछ और स्टार्टअप्स देखने को मिलेंगे जिनके पास में फंडिंग आई हुई है सिलिकॉन वैली बैंक की साइड से। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट्स इनके ऊपर भी देखने को मिल सकता है आने वाले समय पर, वो एग्जैक्टली यहाँ पर मेंशन किया गया है। बाकी दुनिया भर की इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो ज़्यादा कोई असर पड़ने वाला है नहीं, ऐसा भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखो सिलिकॉन वैली बैंक जब आप इसको कंपेयर करोगे दूसरे बैंक से, यूएस के दूसरे बैंक से, तो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप दूसरे कंट्री में इसको देखोगे तो इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जैसे एक और बैंक आपको देखने को मिलेगा जेपी मॉर्गन करके। जेपी मॉर्गन का जो एसेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, $3 ट्रिलियन से ज़्यादा का एसेट है, तो ये यूएस का नेशनल लार्जेस्ट बैंक है। इसके साथ में कंपेयर करोगे तो सिलिकॉन वैली बैंक काफ़ी छोटा है, तो इस वजह से सिलिकॉन वैली बैंक का जो फेलियर है वो कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा नहीं, उसको यहाँ पर हैंडल कर लेगा यूएस, इस प्रकार की चीज़ नज़र आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं क्रैश तो यहाँ पर बिल्कुल हुआ है, और 2008 के बाद से इस प्रकार का कोई ऐसा बहुत बड़ा ऐसा बैंक जो है ना वो यहाँ पर कोलैप्स किया है, ऐसा बैंक यहाँ पर डूबा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है ना, कि जो भी लोगों ने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना, या फिर कह सकते हो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में पैसा जमा किया हुआ है, डिपॉजिट किया हुआ है, तो वो लोग कहीं ज़्यादा विश्वास अब करते नहीं हैं बैंक्स के ऊपर में। तो वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग अभी भी यहाँ पर निकाल रहे हैं पैसा। बहुत सारी कंट्रीज़ में, मतलब इवन यूरोप में, यूके में, यहाँ पर इजराइल के अंदर में भी काफ़ी सारी जगह पर देखने को मिला है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक से काफ़ी सारे लोगों ने अपना जो पैसा है ना, वो बहुत सारा डिपॉजिट जो उन्होंने किया हुआ था वो विड्रॉ कर लिया है, निकाल लिया है बाहर। ठीक है, उनको भी डर है कि हमारा जो बैंक्स है वो ना डूब जाएं। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। ये लोग यहाँ पर चीज़ें सीखते हैं और फिर उसके बाद में कोई सेफ जगह पर डिपॉजिट करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे कह सकते हो एक जो इम्पैक्ट है वो पड़ेगा। और ऐसा पैनिक अगर एकदम से फैल जाए और बड़े लेवल पर फैल जाए तो इससे क्या होगा, बैंक ही कोलैप्स करेंगी, क्योंकि बैंक को आपने पैसे जमा कर रखा है, बैंक ने वो लोन पे चढ़ा रखा है। जब तक बैंक के पास में वो वापस आएगा नहीं ब्याज के साथ में, तब तक बैंक आपको पैसा देगा नहीं, है ना। और इकट्ठा सारे लोग पहुँच जाएंगे बैंक के पास में कि भाई हमारा पैसा दो, तो वही पैनिक यहाँ पर फैल जाएगा। बैंक कहेगा भाई हमारे पास में पैसा है नहीं, हम कैसे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो वही सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिल सकता है, बट इतने बड़े लेवल पर होगा नहीं, ऐसा भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं ना दोस्तों। अगले आर्टिकल पर आने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पर आपको 11,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स मिल जाएंगे। आप भी मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीडियो के अंदर में, प्लीज़ उसके आंसर आप दिया करो, है ना। जैसे स्टार्टिंग में आपसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया, मैप में आपसे एक प्लेस को देखने के लिए बोला गया है, तो उसको प्लीज़ यहाँ पे आंसर दिया करो। पता चलता रहता है कौन कौन कमेंट्स में एक्टिवेट है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। एक छोटा सा आर्टिकल है जो कि पर्पल रिवॉल्यूशन से संबंधित है। आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना होगा, यानी कि हमारा हरित क्रांति के बारे में, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो क्रांति आई थी उसके बारे में। वाइट रिवॉल्यूशन सुना होगा, यानी डेयरी सेक्टर के अंदर जो क्रांति है उसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं। वैसे यहाँ पर पर्पल रिवॉल्यूशन आता है। अब पर्पल रिवॉल्यूशन किस चीज़ के बारे में बात करता है, ये आपको पर्पल बैंगनी कलर के कुछ फ्लावर्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं लेवेंडर। क्या बोलते हैं, लेवेंडर का पौधा। लेवेंडर के जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ज़्यादा खुशबूदार होते हैं, और लेवेंडर के कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं आपने देखा होगा, परफ्यूम, सोप, इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। ये बहुत कॉस्टली होती हैं, बहुत महंगी होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में लेवेंडर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा इसको ग्रो किया जाता है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर में जो फार्मर्स की इनकम है उसको डबल कर दें लेवेंडर के माध्यम से। ठीक है, अब उसको डबल कर दें, इसका ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो, बहुत सारा सामान बनाया जाए। तो इसी को हम लोगों ने यहाँ पर नाम दिया है पर्पल रिवॉल्यूशन का। अच्छा, है क्या मामला, आओ थोड़ा डिटेल से लेकर चलते हैं, समझते हैं कि पर्पल रिवॉल्यूशन एग्जैक्टली क्या है। पर्पल रिवॉल्यूशन का मकसद है कि हमारे देश की जो खुद की एरोमेटिक क्रॉप्स है, यानी कि ये जो फसल आपको दिख रही है ना बैंगनी कलर की, ये बहुत खुशबूदार है, इसके अंदर खुशबू बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हमारा मकसद यहाँ पर पर्पल रिवॉल्यूशन के तहत ये है कि हम इसको प्रमोट कर सकें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें। क्योंकि अभी हमें कोई ज़्यादा महंगा परफ्यूम चाहिए होगा या कोई ज़्यादा महंगा सोप चाहिए होगा जिसका खुशबू काफ़ी अच्छा हो, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, वो सब हम विदेश से मंगा रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्टर को खुद से, क्योंकि हमारे देश में ग्रो हो रहा है, हम इसको ग्रो कर लें, तो इससे क्या होगा, हम फॉरेन कंपनी से अपनी खुद की देश की कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। खुद की देश के अंदर में जो भी यहाँ पर ये लेवेंडर ग्रो हो रहा है इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, यानी कि आत्मनिर्भर बन सकेंगे। ठीक है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ये लेवेंडर के प्रोड्यूसर्स हैं, जो ये बैंगनी कलर का फ्लावर को उगा रहे हैं ना, इनको क्या किया गया, इनको यहाँ पर बेसिकली कह सकते हो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया।
इनको यहाँ पे कह सकते हो कि लेवेंडर की जो सीड है, जो बीज है, वो फ्री में ऑफ़र की गई है कि आप ग्रो करो उसको, है ना। यहाँ के फार्मर्स को ये सीड जो है ऑफ़र की गई। प्लस जिन व्यक्तियों ने पहले ही लेवेंडर ग्रो कर लिया था, ऐसे फार्मर भी काफ़ी सारे जो पहले ग्रो कर चुके हैं, उनको यहाँ पर एक आध पौधे के हिसाब से, मतलब जो पौधा है ना, एक पौधे के हिसाब से 5 या 6 रुपये दिया गया है हर एक पौधे के ऊपर में। यानी कि जिन्होंने ऑलरेडी ग्रो कर लिया था उनको भी सपोर्ट किया है, जिन्होंने ग्रो नहीं किया है, ग्रो करने की सोच रहे हैं, उनको फ्री में सीड्स प्रोवाइड करवा दिया, बीज प्रोवाइड करवा दिया, ताकि आप यहाँ पर इसको ग्रो कर सको, आपको कोई खर्चा ज़्यादा करना नहीं है, ठीक है। और इस पूरे मामले की जो शुरुआत है ना, वो बेसिकली यहाँ पर होती है CSIR के माध्यम से। ये क्या है? अरोमा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। तो बेसिकली यहाँ पर कह सकते हो ये लेवेंडर कल्टीवेशन की स्टार्ट करते हैं कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के अंदर में। जम्मू कश्मीर के अंदर में खासकर जो रामबन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इसका जो कल्टीवेशन है वो स्टार्ट किया जाता है। लेवेंडर फार्मिंग आज के समय में ग्रो की मतलब हो रही है, यानी कि ऐसे बैंगनी फूल की जो खेती है ना, वो जम्मू एंड कश्मीर में कह सकते हो 20 डिस्ट्रिक्ट में होती है, अलग अलग 20 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में की जाती है। और ख़ासकर कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? तो कठुआ है, देन उधमपुर है, डोडा है, किश्तवाड़ है, राजौरी है, श्रीनगर है, बांदीपुरा, बुड़गाम, देन उसके बाद में गुंदरबाल, देन यहाँ पर अनंतनाग, कुलगाम, बारामुल्ला। ये कुछ आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। यहाँ पर ज़्यादा बड़े लेवल पर ये लेवेंडर जो है इसकी ग्रोथ यहाँ पर की जा रही है, इसको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जा रहा है। अगर हम बात करें कि ये जो लेवेंडर है, जो बैंगनी कलर के फ्लावर हैं, इससे इसका यूज़ क्या है, क्या करते हैं इससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और बहुत महंगा होता है। इवन यहाँ पर जो लेवेंडर ऑयल है ना, आप अगर ऑनलाइन देखो या कहीं पर भी अगर परचेज़ करना चाहो तो लेवेंडर ऑयल बहुत महंगा बिकता है। 1 लीटर तेल 10,000 रुपये का है, 10,000 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से यहाँ पर लेवेंडर ऑयल बिकता है। और यहीं पर लेवेंडर वाटर भी आता है एक, है ना, जो कि क्या करते हैं, इसी ऑयल में से, इसी तेल में से उस पानी को सेपरेट किया जाता है और उस पानी से कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, क्योंकि खुशबूदार होता है। तो कई सारी इंसेंस स्टिक्स यानी कि जो अगरबत्तियाँ वगैरह होती हैं, प्लस और कई सारी चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पर बनाई जाती हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखो काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि हमने देखा यह है कि इसको जम्मू एंड कश्मीर के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में ग्रो किया जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस, सबसे बड़ा महत्व यही है कि हमारी एग्रीकल्चर इनकम को ये डबल कर सकता है ना। क्योंकि जो लोग पहले उगा रहे थे उनको भी यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा और जो नहीं उगा रहे थे उनको भी सपोर्ट मिलेगा। तो वो लोग भी कह सकते हो कि अभी इंडिया के अंदर इसको जब ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इसको ग्रो करने में लग जाएंगे, ठीक है। तो पर्पल रिवॉल्यूशन की वजह से लगभग 500 लोगों से ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी फ़ायदा मिल चुका है। उनकी इनकम्स जो हैं डबल हो रही हैं और आने वाले समय पर और ज़्यादा यहाँ पर डबल होती हुई नज़र आएंगी, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया, ठीक है। तो पर्पल रिवॉल्यूशन के माध्यम से स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। ध्यान रखना, पर्पल रिवॉल्यूशन आपसे पूछा जा सकता है किस चीज़ से संबंधित है, तो लेवेंडर से संबंधित है। लेवेंडर क्या है? तो उस प्रकार का बैंगनी कलर का जो प्लांट है यही है लेवेंडर, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है। अगला आर्टिकल, अभी कुछ दिन पहले हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस, आपको पता होगा, बहुत डिटेल से डिस्कस किए थे। यहाँ पर कुछ नया पॉइंट नहीं है, तो आप इसको यहाँ पर एज इट इज़ स्किप कर सकते हो, कोई ज़्यादा फायदे वाली बात यहाँ पर है नहीं। एक आर्टिकल यह है, बिल्कुल यहाँ से आपसे एग्जामिनेशन में सवाल बन सकता है। इंडिया और फ्रांस, ये दोनों देश भी लगातार चर्चा में हैं। अभी हमने सुबह वाले वीडियो में फ्रिंजेक्स वाले एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया था। इंडिया और नेवी के बीच में कई सारे अभ्यास होते हैं, आपको पता होगा, है ना। तो अभी क्या हुआ है कि भारत का जो INS यानी इंडियन नेवल शिप सह्याद्री है, तो भारत के जो जहाज़ है ना, फ्रीगेट जिसको बोलते हैं, ये लड़ाकू जहाज़ है INS सह्याद्री। इसने क्या किया है, अभी फ्रांस की नेवी को ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि फ्रांस की नेवी और इंडिया दोनों मिलकर इस अभ्यास को कर रहे हैं। तो हमारी नेवी, हमारी जो बेसिकली नेवी का ये पूरा जहाज़ है, लड़ाकू जहाज़ है INS सह्याद्री, इसने यहाँ पे अभी फ्रांस को ज्वाइन किया है 2 दिन के अभ्यास के लिए। 2 दिन का मैरीटाइम एक्सरसाइज हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? अरेबियन सी में। तो इसी अभ्यास को यहाँ पर ज्वाइन किया गया है। लेकिन अभी मैं आपको कुछ और रेलिवेंट चीज़ें बताऊँगा। देखो यहाँ पर ना, इस आर्टिकल में बस खाली इतनी सी बात थी जो कि आप ध्यान में रख सकते हो, इसके अलावा कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है। जो खास चीज़ हैं वो अब आपको स्क्रीन पर नीचे दिखाई पड़ेंगी। इंडिया और फ्रांस के बीच में ना कई सारे अभ्यास होते हैं, कई सारे। उसमें से एक अभ्यास रिसेंटली चर्चा में है, फ्रिंजेक्स 23। फ्रिंजेक्स 23 के बारे में हमने अभी तक डिस्कशन नहीं किया है, द हिंदू के वीडियो में, मॉर्निंग वाले वीडियो में किया था, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में फ्रिंजेक्स 23 जो अभ्यास है वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुए थे। फ्रिंजेक्स 23 कहोगे, ऐसा तो हमने कोई अभ्यास के बारे में सुना नहीं है। तो ये पहला ही जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ध्यान रखना, पहली बार ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2023 में किया जा रहा है इंडिया और फ्रांस आर्मी के बीच में। तो पहली बार ये अभ्यास के हो रहा है ना, तो पॉसिबिलिटी है इसको लेकर सवाल पूछा जाए। सवाल बनेगा कैसे कि फ्रिंजेक्स 23 नाम का अभ्यास है,
ये कौन कौन से देशों के बीच में हुआ है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। या फिर पूछ लिया जाएगा कि ये अभ्यास इंडिया के साथ साथ कौन सा दूसरा देश है जिसके साथ में यहाँ पर ये अभ्यास किया गया है। तो इंडिया और फ्रांस की आर्मी के बीच में इस अभ्यास को किया गया है, ध्यान में रखना। उसके अलावा इंडिया और फ्रांस की मिलिट्री एक्सरसाइज की जब हम बात करते हैं तो और भी कई सारी एक्सरसाइज और भी कई सारे अभ्यास ये लोग आपस में करते हैं। जैसे दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच में एक अभ्यास होता है जिसका नाम है एक्सरसाइज गरुड़। दोनों देशों की नेवी के बीच में एक अभ्यास होता है जिसका नाम है एक्सरसाइज वरुण। फिर दोनों देशों की आर्मी के बीच में भी एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है एक्सरसाइज शक्ति। ध्यान रखना, ये कुछ यहाँ पर अलग अलग एक्सरसाइजेस के नाम हैं। कहोगे सवाल बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है। आपको याद होगा हैंड इन हैंड नाम की जो अभ्यास है ना, ये हम चाइना के साथ में करते हैं। इसको लेकर यूपीएससी ने डायरेक्टली सवाल पूछ लिया था कि ये अभ्यास किसके साथ में किया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, कवर हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। ये आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल नहीं है, ये बेसिकली एडिटोरियल है ना। तो इस एडिटोरियल को हमारे एडिटोरियल पेज पर पब्लिश होना चाहिए था, बट यहाँ पर दूसरी जगह पर पब्लिश हुआ है। सुहासिनी हैदर ने यहाँ पर इस आर्टिकल को लिखा है। इनके इंटरनेशनल रिलेशंस के आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त होते हैं, है ना। तो यहाँ पे राइटर ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। देखो, मैं आपको ये आर्टिकल ना आज वाले एडिटोरियल सेक्शन पर बताऊँगा, क्योंकि एडिटोरियल पर भी हमारे पास में एक और आर्टिकल है। तो आपने देखा होगा 2 दिन से एक चीज़ चर्चा में है। क्या चर्चा में है कि सऊदी अरेबिया और ईरान जो दोनों कट्टर दुश्मन थे, दोनों के बीच में यहाँ पर आप कह सकते हो अभी पीस डील हो चुकी है। यानी कि शांति पूर्वक यहाँ पर कुछ बातचीत की गई है, डील करवाई गई है कि दोनों के रिलेशंस वापस से मजबूत किए जाएंगे। और डील को किसने करवाया है, तो बीच में आप देख पा रहे होंगे चाइना ने यहाँ पर सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में इस डील को करवाया है। दोनों कट्टर दुश्मन, कई लड़ाइयाँ हो चुकी है दोनों के बीच में, कई सारी प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं ये आपस में मिलकर। सब कुछ समझाऊंगा डिटेल से, थोड़ा सा वेट करो। तो ये आर्टिकल हम जब एडिटोरियल डिस्कस करेंगे ना तभी डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक आध आर्टिकल और है, फटाफट उसको कवर करते हैं। या फिर चलो पहले हम लोग अपने इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को कवर कर ही लेते हैं। लेकिन आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी जो सैटरडे निकला है ना, उस सैटरडे वाले दिन मैंने क्या डिस्कस किया था? मैंने आपको यूके का जो पॉलिसी है, नई पॉलिसी है रेफ्यूजीज़ को लेकर, वो उसके बारे में समझाया था सैटरडे में या फिर फ्राइडे में समझाया था, शायद फ्राइडे में समझाया था, है ना। तो आपको नहीं पता है तो आप फ्राइडे वाला वीडियो को ओपन कर सकते हो, आप उस चीज़ को समझ सकते हो। तो उसी के बेसिस पर आज का क्वेश्चन है। तो यूके की नई रेफ्यूजी पॉलिसी है जहाँ पर यूके ये बोलता है कि हमारे देश में कई सारे जो रेफ्यूजीज़ हैं, कई सारे शरणार्थी हैं, वो सब घुस चुके हैं, इलीगल तरीके से घुस चुके हैं। उनको हम अपने देश में नहीं रखेंगे, उनको हम उठाकर उनके देश में भेज देंगे, या फिर कहीं ना कहीं जो तीसरा देश है रवांडा के साथ में अग्रीमेंट हमने किया है, हम उन लोगों को उठाकर रवांडा भेज देंगे। तो ये पूरी की पूरी यूके की रेफ्यूजी पॉलिसी है। बस खाली मैं इतना आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ जाए कि हाँ, हमने डिस्कस किया था फ्राइडे या सैटरडे, इन दोनों दिनों में कवर किया था। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो तो मैं आपको बता दूँ, फ्राइडे वाला वीडियो ओपन करके लास्ट में चले जाना। जो एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ना, यानी आधे घंटे बाद यहाँ पर कह सकते हो छोटे छोटे आर्टिकल आधे घंटे में कवर होते हैं, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट होता है। तो कम से कम आधे घंटे बाद जब आप वीडियो ओपन करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा, फ्राइडे या सैटरडे। मे बी फ्राइडे में यहाँ पर डिस्कशन किया था। तो तब आप चीज़ों को समझ पाओगे। जब आप वहाँ पे पढ़ोगे ना चीज़ों को, तो उसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे तो और ज़्यादा अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है समझते हैं। आपको यहाँ पे समझाना है यूके की जो पॉलिसी है रेफ्यूजीज़ को लेकर, जो नई पॉलिसी यूके लेकर आया है ये क्या है। दूसरा, ये क्यों लेकर आया है यूके, यहाँ पर ये जो माइग्रेशन बिल लेकर आया है ये क्यों लेकर आया है। तीसरा, इसको लेकर क्या क्या क्रिटिसिज्म, क्या क्या आलोचना यहाँ पर की जा रही है इस बिल को लेकर, ये आपको समझाना है। तो एक ही प्रश्न में 3 पार्ट्स हैं, 250 शब्दों में आंसर लिखना है। मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। तो क्वेश्चन ये बोलता है, शरणार्थियों पर ब्रिटेन की नई नीति क्या है, क्यों यूके अब ला रहा है माइग्रेशन बिल, और क्या है इस बिल की आलोचनाएं। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना और वहाँ पर जाकर सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। आपको फुल फॉर्म लिखना है, मेरा चैनल मिल जाएगा। 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं जो कि आंसर्स को लिख रहे हैं। आप भी वहाँ पे आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम आप सभी लोगों को करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को, जो कि बात करता है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में ना एक दोस्ती करवा दी है चाइना ने, जबकि ये दोनों आपस में काफ़ी बड़े दुश्मन हैं। पहले मैं आपको लोकेशंस दिखाता हूँ।
अब आपको ये समझने के लिए पहले एक मैप देखना होगा। ये पूरा मिडिल ईस्ट का मैप आपको नज़र आएगा। इधर है ईरान, ईरान के जस्ट नीचे आपको सऊदी अरेबिया नज़र आएगा, दोनों के बीच में पर्शियन गल्फ है ना। इधर आगे जाओगे तो यहाँ पर आपको पाकिस्तान के बाद में इंडिया भी मिलेगा। ये अरेबियन सी है, इधर जाओगे तो आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और सऊदी अरेबिया ये रहा। सऊदी अरेबिया के जस्ट नीचे एक और देश है, उसी बाउंड्री में बना देता हूँ, ये है उस देश का नाम येमेन, है ना। और ईरान के बराबर में एक देश आपको नज़र आएगा, इराक। इन कंट्रीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। सऊदी अरेबिया ये रहा और ईरान ये रहा। लोकेशन ध्यान रखोगे ना। अब आगे ही कहानी डिस्कस करते हैं कि इन दोनों देशों के बीच में पिछले 10 सालों में या पिछले 20 सालों में रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। बहुत बार लड़ाइयाँ हुई हैं, एक दूसरे के देश में कह सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी बार अटैक किए गए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के माध्यम से। तो रिलेशंस काफ़ी ख़राब हुए हैं इन दोनों के। लेकिन अभी क्या हुआ कि चाइना बीच में उतर आ चुका है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा का पूरा रीजन है ना, यहाँ पर यूएसए का एक अच्छा दबदबा है। अमेरिका ने एक अच्छा कंट्रोल यहाँ पर पा रखा है। जैसे ईरान को पूरा अलग कर रखा है, ईरान को आइसोलेट कर रखा है, काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाकर। सऊदी अरेबिया के साथ में यूएस के रिलेशंस हैं ही अच्छे, हालांकि पिछले कुछ समय पर थोड़े ख़राब हुए हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी अभी के समय पर रिलेशंस अच्छे हैं। दैन इधर इजराइल नाम का देश है, उसके साथ में यहाँ पर यूएस के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। तो यूएस का दबदबा है इस एरिया में। लेकिन आप कह सकते हो कि अगर चाइना सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में डील करवाता है ना, तो चाइना अपने आप की पावर इस पर्टिकुलर रीजन में बढ़ाना चाहता है। और यहाँ पे अगर चाइना पूरा पैर पसार ले, पूरी तरह से यहाँ पर अगर चाइना छा जाए ना, तो ये कहने में कह सकते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो वर्ल्ड की सुपर पावर है ना यूएस, उसको चाइना बीट कर देगा, ठीक है। और चाइना का यही मकसद है। काफ़ी सारे एरियाज़ में आप देखोगे चाइना का दबदबा है ही, यहाँ पर भी उतर चुका है, जो कि इनके बीच में पीस डील करवा रहा है। और उसका मकसद यह है कि हम इस पूरे एरिया में आ सकें, इस पूरे एरिया में अपना दबदबा बना सकें। और इस पूरे एरिया में अपना दबदबा बनाते ही क्या होगा, कहीं ना कहीं यूएस को काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़ देगा चाइना, ऐसा हम देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, बस खाली लोकेशन जो मैंने आपको दिखाई हैं उसको ध्यान रखना। अब मैं आपको मेन बातें बताने वाला हूँ, मेन कंटेंट समझाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली हमारे आर्टिकल में राइटर ने क्या क्या मेंशन किया है, ठीक है। चलो समझते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट यह है कि ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों ने मिलकर अग्री कर लिया है कि हम अपने रिलेशंस को वापस से री एस्टेब्लिश करेंगे, वापस से अपने जो भी संबंध हैं उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। और इन्होंने यहाँ पर ये भी बोल दिया है कि हम दोनों देश एक दूसरे के देश में अपनी एम्बेसीज़ को ओपन करेंगे। तो कहोगे वेट, हर एक देश की एक दूसरे के देश में एम्बेसीज़ है, तो क्या इनकी कोई एम्बेसी नहीं है? देखो, एम्बेसी थी, पिछले 7 सालों से बंद है। 2016 के बाद में जो इशू हुआ था उसके बाद यहाँ पर एम्बेसीज़ बंद कर दी गई थी। लेकिन बोला गया है कि अब वापस से एम्बेसीज़ को ओपन करेंगे, यानी ईरान की एम्बेसी सऊदी अरेबिया में खुल जाएगी, सऊदी अरेबिया की एम्बेसी ईरान में खुल जाएगी। जल्दी ऐसा होने वाला है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो पिछले 7 साल से एम्बेसीज़ बंद करके बैठे हैं तो रिलेशंस कितने ख़राब होंगे। और अब यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि बिल्कुल हम शांतिपूर्वक डील करेंगे, अपने रिलेशंस को रीएस्टैब्लिश करेंगे और अपना जो यहाँ पर एम्बेसीज़ वगैरह है उसको वापस से रीओपन करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार हुआ क्या था सऊदी अरेबिया और ईरान में, मतलब इतनी खतरनाक एम्बेसीज वगैरह बंद कर रखी है, रिलेशंस इतने ख़राब हैं, 7-8-10 साल से यहाँ पर रिलेशंस ख़राब हैं, तो ऐसा हुआ क्या, इनका इतिहास क्या है उसको समझते हैं। देखो, इतिहास यहाँ पर यह है कि जो मैंने रीजन आपको दिखाया था ना अभी, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, येमेन, जो पूरा रीजन मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पर स्ट्रगल चल रहा है। हर एक देश में से सबसे ज़्यादा पावरफुल देश आपको ईरान और सऊदी अरेबिया ही देखने को मिलते हैं यहाँ पर इस रीजन में। दोनों में से दोनों का ही मकसद यहाँ पर यह है कि हम इस पूरे एरिया को डोमिनेट कर सकें, इस एरिया के राजा बन सकें। सऊदी अरेबिया चाहता है कि मैं इस एरिया को पूरे एरिया को लीड करूं, ईरान चाहता है मैं पूरे एरिया को लीड करूं, ठीक है। तो एक रीजनल डोमिनेंस के लिए यहाँ पर दोनों देशों के बीच में लड़ाई चल रही है लंबे समय से। और सऊदी अरेबिया आप कह सकते हो ऐतिहासिक तौर पर देखोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है इस्लाम के लिए, इस्लाम का बर्थ प्लेस है ना, इस्लाम यहीं से जन्मा है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह यहाँ पर मानी जाती है ये वाली, है ना। तो कह सकते हो कि इस वजह से यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया है वो अपने आप को मानता है कि हम मुस्लिम वर्ल्ड के पूरी तरह से लीडर हैं, जबकि ईरान बोलता है कि नहीं, हम आपके इस मामले को चैलेंज करेंगे। और चैलेंज करते हुए 1979 में ईरान के अंदर भी एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो गया था, पूरी तरह से क्रांति लेकर आई गई थी, सब कुछ बदल दिया गया था। और उस रिवॉल्यूशन ने ईरान के अंदर में एक नया प्रकार का पूरा जो स्टेट है वो यहाँ पर डेवलप कर दिया। एक प्रकार की नई चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। जो अब मॉडल है ईरान का वो बिल्कुल अलग है, इस्लाम के मामले में काफ़ी ज़्यादा ईरान अलग हो चुका है पहले के मुकाबले। तो आप कह सकते हो दोनों के बीच में इसी प्रकार की लड़ाई चल रही है। दोनों यहाँ पर चाहते हैं कि भैया रीजन का जो डोमिनेंस है वो हमारे हाथ में आ जाए, हम यहाँ पर इस रीजन के राजा बन जाएं। लेकिन ऐसा करना इतना आसान है नहीं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया। तो पहला
जो रीज़न है वो आपको समझ आया जिसकी वजह से ये लड़ते हैं। दूसरा यहाँ पे इनकी लड़ाई के पीछे का रीज़न है रिलीजियस डिफरेंसेस। कहोगे वेट, आपने तो बोला कि इस्लाम यहाँ से जन्मा सऊदी अरेबिया में और ईरान में भी इस्लाम है, तो रिलीजियस डिफरेंस कैसे हो गया? देखो, इस्लाम की जब हम लोग बात करते हैं तो इस्लाम में भी दो मेन ब्रांचेस हैं। एक होते हैं शिया मुस्लिम और एक होता है सुन्नी मुस्लिम। शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम, दो ब्रांचेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो कहोगे क्या हो गया इसका? इसका मतलब ये हुआ ईरान के अंदर में जो मुस्लिम्स हैं वो शिया मुस्लिम हैं। ईरान शिया मुस्लिम वाला देश है, जबकि सऊदी अरेबिया सुन्नी मुस्लिम्स वाला आपको देश देखने को मिलेगा। दोनों के बीच में लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, है ना। यहाँ पर आप देखोगे इन दोनों देशों के बीच में ना ये शिया सुन्नी वाला कॉन्फ्लिक्ट भी ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। अब हुआ क्या कि जो टेंशन्स हैं और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं इस चक्कर में, इन रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से इन दोनों देशों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ये बात क्लियर हुई। अब उसके बाद में होता यह है कि और कई सारे ऐसे अलग अलग इवेंट्स होते चले गए जिसकी वजह से हालात और बेकार हो गए। जैसे साल 2011 की बात है, साल 2011 में सीरियन वॉर स्टार्ट हुआ। सीरियन वॉर, सीरिया पास में एक देश है ना, जहाँ पर पूरा युद्ध चला। तो कहोगे इसमें क्या हो गया? ना, इनके बगल में एक देश सीरिया, उसमें वॉर चल रहा है। अब उस वॉर में सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों के दोनों इन्वॉल्व हैं। दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा, दोनों भिड़ रहे हैं। इसी को प्रॉक्सी वॉर बोला जाता है, यानी आपस में नहीं लड़ रहे हैं लेकिन एक देश के मदद से यहाँ पर दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। जैसे हुआ क्या, ईरान के अंदर में जो ईरान के अंदर मुस्लिम्स हैं वो यहाँ पर शिया मुस्लिम्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो ईरान क्या करता है, ईरान यहाँ पर सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है बशर अल असद, इनको सपोर्ट करता रहा। सीरिया के प्रेसिडेंट को ईरान सपोर्ट करता रहा। सपोर्ट करने के साथ साथ में ईरान को सीरिया को मिलिट्री फोर्सेस पैसा देता रहा ताकि यहाँ पर ये लड़ाई करते रह सकें। ठीक है, यानी कि जो सुन्नी है, सुन्नी मुस्लिम से लड़ाई करते रह सकें, इस प्रकार का ईरान जो है लगातार सपोर्ट देता रहा। ठीक है, और सऊदी अरेबिया क्या है, सऊदी अरेबिया एक सुन्नी मेजोरिटी कंट्री, यानी सुन्नी मुस्लिम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सऊदी अरेबिया क्या कर रहा था, रेबल्स को, यहाँ पे रेबल ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था। मतलब ओवरऑल सीरिया में कह सकते हो कि यहाँ पर बटे हुआ है। मान लो ये जो सीरिया है, सीरिया में एक युद्ध चल रहा है और उस युद्ध में एक तरफ तो यहाँ पर ईरान की सरकार हो गई और दूसरी तरफ यहाँ पर रेबल ग्रुप्स हो गए। ठीक है, अब होता यहाँ पर यह है कि इस पूरे वॉर के अंदर में इस ईरान की सरकार सीरिया की सरकार को ईरान जो है वो सपोर्ट करता है। ईरान की सरकार बोल दिया मैंने, सीरिया की सरकार हो गई इनकी। तो इनकी सरकार को कौन सपोर्ट करता है? पूरी तरह से ईरान सपोर्ट करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो रेबल्स हैं जिनकी लड़ाई चल रही है, ये दोनों यहाँ पर रूल करना चाहते हैं सीरिया के ऊपर में, है ना। लेकिन जो रेबल्स हैं उनको सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया। तो इधर से यहाँ पर ईरान कह सकते हो कि ये सपोर्ट करता रहेगा सीरिया की सरकार को, इधर से यहाँ पर सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता रहेगा यहाँ पर रेबल्स को, और इस देश में लड़ाई बरकरार रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से पैसा मिल रहा है, इनको सरकार को पैसा मिल रहा है, हथियार मिल रहे हैं, और इधर रेबल्स को यहाँ से पैसा मिल रहा है, हथियार मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सीरिया वॉर है वो यहाँ पर चलता रहा। तो सीरिया में इन दोनों देशों की लगातार लड़ाई होती रही, आपने ये देखा। तो पहली चीज़ तो ये हुई जिसकी वजह से इनके रिलेशंस जो है लगातार ख़राब रहे। फिर 2011 के बाद 2015 में इसी प्रकार का, बिल्कुल इसी प्रकार का जो वॉर है वो येमेन में स्टार्ट हो गया। येमेन में सिविल वॉर स्टार्ट हो चुका था 2015 में। अब वहाँ पर भी सऊदी अरेबिया क्या कर रही थी? सऊदी अरेबिया वहाँ की सरकार को सपोर्ट कर रही थी, येमेन की सरकार को सपोर्ट कर रही थी। जबकि कह सकते हो कि येमेन के अंदर में दूसरी तरफ हौदी रेबल्स खड़े थे जो कि सरकार को हटाना चाहते थे। हौदी रेबल्स को सपोर्ट कर रहा था ईरान। तो अगेन आपने जैसा सीरिया में देखा वैसे ही आपने यहाँ पर देखा येमेन के अंदर भी। तो येमेन के अंदर भी ये हालत है कि वॉर चल रही है, लेकिन वॉर तभी चल पा रही है क्योंकि एक दूसरे देश जो बाहर के देश है वो यहाँ पर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसी को प्रॉक्सी वॉर बोलते हैं। तो ऐसी प्रॉक्सी वॉर यहाँ पर सऊदी अरेबिया और ईरान लड़ रहे हैं अलग अलग देशों में। सीरिया में, येमेन में इसी प्रकार की वॉर चल रही है, और इससे क्या हो रहा है, इन दोनों के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब थे। ठीक है, आपने देखा 2011, 2015, इवन 2015 में फिर से एक और काम होता है, मेका स्टाम्पीड। मक्का के अंदर में भगदड़ हो जाती है, मक्का में भगदड़ मच जाती है। और ये 2015 की बात है, एक एनुअल हज पिलग्रिमेज चल रहा था, उस दौरान यहाँ पर पूरी तरह से भगदड़ मच गई और इसकी वजह से जो टेंशन्स हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। और ईरान ने क्या किया, डायरेक्टली सऊदी अरेबिया की सरकार को यहाँ पर एक्यूज़ किया, उनको दोषी ठहराया कि इनका मिसमैनेजमेंट है। ये यहाँ पर मुस्लिम्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट प्लेस, इतना इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, ये हज पिलग्रिमेज, हज इवेंट इतना इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर सऊदी अरेबिया को जो मिसमैनेजमेंट है ना, इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हो दोषी ठहराया था ईरान ने, कि इन्हीं की वजह से यहाँ पर मक्का में भगदड़ मची है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया वो काफ़ी छिड़ गया था, देन रिलेशंस ख़राब हुए। फिर 2015 के बाद 2016 में सऊदी अरेबिया ने पूरी तरह से रिलेशन कह सकते हो ख़त्म ही कर दिए। हुआ क्या, मक्का में भगदड़ मची, उसके बाद सऊदी अरेबिया ने क्या किया
कि सऊदी अरेबिया को क्रिटिसाइज़ करने वाले, सऊदी अरेबिया की आलोचना करने वाले एक लीडर था, ठीक है ना। और लीडर का नाम है, शिया लीडर था वो, वैसे शिया लीडर, शिया मुस्लिम्स कहाँ पर है, ईरान में। शिया लीडर का नाम है निम्र अल निम्र। तो यहाँ पर इस लीडर को मार दिया गया था सऊदी अरेबिया के थ्रू, ठीक है, जो कि सऊदी अरेबिया की आलोचना कर रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही एक शिया लीडर को मारा गया और ईरान के अंदर भी बवाल मच गया, क्योंकि ईरान में शिया मुस्लिम्स रहते हैं, है ना। ईरान को सपोर्ट करता था वो लीडर और सऊदी अरेबिया का आलोचक था। सऊदी अरेबिया ने उसको मार दिया। तो सऊदी अरेबिया ने जैसे ही मारा, उसके बाद यहाँ पर ईरान में प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों ने प्रदर्शन करना स्टार्ट किया और पूरी जो सऊदी अरेबिया की जो एम्बेसी थी ईरान के अंदर वो बंद कर दी। तब से ही कह सकते हो रिलेशंस पूरी तरह से बंद, मतलब 2016 से ही जो एम्बेसी है वो पूरी तरह से ठप पड़ी है, बंद पड़ी है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उन एम्बेसीज़ को ओपन करने के बारे में चर्चा की जा रही है। तो आप देख रहे हो कि रिलेशंस किस प्रकार से लाइन वाइज ख़राब होते चले गए। फिर ऐसे ही 2017 में कतर ब्लॉकेड भी कर दिया गया, यानी एक और इशू हो गया। जून 2017 की बात है, सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के साथ के देश, जैसे सऊदी अरेबिया की मतलब कंपनी वाले कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूएई, बहरीन, इजिप्ट, ये पूरी तरह से सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम इन कंट्रीज़ को देखें तो इन्होंने क्या कर दिया, कतर के ऊपर ब्लॉक लगा दिया। कतर को यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश की है, क्योंकि कतर ईरान के बिल्कुल जस्ट पास में है। तो बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं कतर जो है ईरान के पास में है, टेररिज्म वगैरह को सपोर्ट करता है, इस चक्कर में कतर को ही ब्लॉक कर दिया अपने पास से ही। तो यहाँ पर इसकी वजह से इश्यूज़ और बढ़ गए थे। देन 2019 में क्या होता है, सऊदी टारगेट्स के ऊपर यहाँ पे अटैक किया जाता है, यानी कि सऊदी अरेबिया में कई सारे अटैक हुए, कई सारी अलग अलग जगह पर अटैक हुआ है। इनकी जो ऑयल इंडस्ट्री है वहाँ पर अटैक हुआ है, बहुत सारी बॉम्बार्डिंग हुई। तो सऊदी अरेबिया ने सीधा सीधा ब्लेम कर दिया ईरान को कि ईरान ने यहाँ पर अटैक किया है, ईरान ही बार बार हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के यहाँ पे क्या हुआ, फिर रिलेशन ख़राब हुए। फिर 2020 की बात है, 2020 में हमने आर्टिकल डिस्कस भी किया था, याद होगा, कासिम सोलेमनी के बारे में। तो कासिम सोलेमनी को मार दिया गया था, ठीक है। कासिम सोलेमनी ईरान के एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर थे, एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर जिसको मारा गया था यूएस के ड्रोन स्ट्राइक की वजह से, ठीक है। यूएस की एक ड्रोन स्ट्राइक थी और उस ड्रोन की वजह से, उस ड्रोन स्ट्राइक की वजह से यहाँ पर ये मारे गए थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे ये मिलिट्री लीडर मरे, सऊदी अरेबिया ने इस चीज़ को सेलिब्रेट किया, बहुत यहाँ पर सेलिब्रेट किया, इसका पूरी तरह से यहाँ पे जश्न मनाया। तो अगेन ईरान पूरी तरह से नाराज़ हो गया कि हाँ, ये हमारे मिलिट्री कमांडर की डेथ हुई है और सऊदी अरेबिया यहाँ पर इसको सेलिब्रेट कर रहा है, जश्न मना रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशंस इस प्रकार से लगातार ख़राब पे ख़राब होते चले आ गए। नाउ अब यहाँ पर चाइना बीच में आया है, चाइना बीच में उतरा है, किस चीज़ के लिए, दोनों के रिलेशंस को वापस से रिस्टोर करने के लिए, वापस से टाइज़ को इम्प्रूव करने के लिए। और दोनों देशों ने मिलकर यहाँ पर अग्री कर लिया है कि ठीक है, हम अपने डिप्लोमेटिक टाइज़ को इम्प्रूव करेंगे, जो कि पिछले कई सालों से ख़राब हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर बोला है कि बिल्कुल हम अपनी जो एम्बेसीज़ हैं वो ओपन कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो इस एग्रीमेंट के हाईलाइट्स क्या हो सकते हैं, तो हाईलाइट्स ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अब दोनों यहाँ पर एम्बेसीज़ को ओपन करने वाले हैं, जो रिलेशंस ख़राब थे वो यहाँ पर इंप्रूव होने वाले हैं। प्लस इन्होंने कंफर्म कर दिया कि देखो, आपका जो इंटरनल मैटर होगा, यानी कि इन दोनों देशों के बीच में जो भी इंटरनल मैटर होगा उसमें कोई भी यहाँ पर दखलंदाजी नहीं करेगा, कोई भी यहाँ पर किसी भी देश का इंटरफेरेंस नहीं होगा, आप आराम से यहाँ पर अपना जो भी काम है वो करते रहो, ठीक है। तो ये बेसिकली अग्रीमेंट किया गया। अब इस अग्रीमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस यही होगा कि सबसे पहली चीज़, मिडिल ईस्ट के अंदर शांति बन जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जो लड़ाइयाँ चल रही थी, जो वॉर चल रही हैं अलग अलग देशों में, वो वॉर सीरिया, येमेन में तभी चल पा रही हैं क्योंकि ये देश दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शांति बनती हुई नजर आएगी मिडिल ईस्ट में, धीरे धीरे जो प्रॉक्सी वॉर चल रही हैं वो यहाँ पर शांत होती हुई नजर आएंगी, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो चाइना का एक बहुत बड़ा रोल है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि चाइना को क्या फ़ायदा होगा, चाइना ने यहाँ पर क्यों करवाया है। तो चाइना को सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि चाइना यहाँ पर एक लीडर की तरह देखा जाएगा, चाइना एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर की तरह देखा जाएगा कि जिसने शांति यहाँ पर पैदा कर दी है, यानी पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में शांति लेकर आ चुका है। जो काम यूएसए नहीं कर पाया वो यहाँ पर चाइना कर चुका है। इस प्रकार से चाइना की एक बेहतरीन इमेज डेवलप होगी। चाइना यहाँ पर अपने आप को, अपनी इमेज को बहुत बढ़िया बना सकेगा पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में, जिसकी चक्कर में जो ऐसे हम यूएस को एक सुपर पावर मानते हैं ना, है ना, अपने डिप्लोमेटिक इन्वॉल्वमेंट के मामले में, उसकी जगह यहाँ पर चाइना ले सकता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यूएस के लिए ऑब्वियस सी बात है, जब यूएसए ने ये मामला देखा तो यूएस अपनी साइड से बोला कि देखो अच्छी बात है, वॉर वगैरह ख़त्म होंगी, लेकिन वो ऊपर ऊपर से बोलना है, जबकि यूएस बहुत ज़्यादा नाराज़ भी होगा इस चीज़ों से कि कहीं ना कहीं यहाँ पर चाइना की काफ़ी ज़्यादा इमेज बन चुकी है, चाइना ने यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर में एक शांति बना दी है। अब इंडिया के लिए क्या है, देखो इंडिया के लिए अच्छी बात है, कहोगे क्यों,
भैया दोनों दोस्ती कर लें, अच्छी बात है, क्योंकि दोनों ही देशों के साथ में इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। सऊदी अरेबिया के साथ में भी रिलेशंस हमारे अच्छे हैं और ईरान के साथ में भी रिलेशंस अच्छे हैं, जबकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस वगैरह की वजह से हमें काफ़ी दिक्कत होती है ईरान के साथ में रिलेशंस को मेंटेन करने में। बट दोनों देशों के यहाँ पीछे अगर टेंशन्स खत्म हो जाती हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, हम दोनों ही देशों को अच्छे से सपोर्ट कर सकेंगे क्योंकि दोनों के साथ में रिलेशंस हमारे बढ़िया हैं। बात क्लियर हो गई। तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा एडिटोरियल। बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनी है ना, क्योंकि आपसे मेंस का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर में चलो आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अगला जो एडिटोरियल हमारा है वो बात करता है, एक सेकेंड रुक जाओ, सबसे पहले एक और आर्टिकल हमारे पास में वो ये है, इसको डिस्कस करते हैं, सेफ हार्बर एट रिस्क। अब ये क्या बात करता है मैं आपको समझाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है ना, तो मैंने बोला भी था कि हम वो आर्टिकल डिस्कस नहीं कर रहे हैं जब तक हमारे पास में एक प्रॉपर नोट्स तैयार नहीं होंगे। तो प्रॉपर नोट्स अभी हमारे पास में रेडी है, तो उसके बेसिस पर हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो बात यहाँ पर की जा रही है डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 के बारे में। तो सर डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 क्या है, आओ समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यानी कि ये जो मंत्रालय है, इन्होंने बोला है कि हम जल्दी क्या करेंगे, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 के साथ में आने वाले हैं। ये नया एक्ट हमारे पास में आएगा। ठीक है, अब ये नया एक्ट क्या करेगा, ये नया एक्ट हमारे पुराने वाले एक्ट को रिप्लेस कर देगा। अच्छा, पुराना वाला एक्ट कौन सा है, वो है हमारा आईटी एक्ट, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इस पुराने वाले एक्ट को रिप्लेस कर देगा ये डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 का एक्ट, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। अच्छा, तो ये क्या होगा इस एक्ट में, तो सब समझेंगे। तो हमारी जो भारत की पार्लियामेंट है ना, इन्होंने प्लान किया है कि हम डिजिटल इंडिया एक्ट को तो लेकर आएंगे और साथ ही साथ में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर भी काम चल रहा है, वो भी लेकर आएंगे, है ना। दोनों ही काम यहाँ पर साथ में किए जाएंगे। आपका डेटा प्रोटेक्शन का भी काम किया जाएगा और डिजिटल इंडिया एक्ट को भी लेकर आया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर इस नए एक्ट की हमें ज़रूरत क्या पड़ गई, जब हमारे पास में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है तो क्यों ज़रूरत है नए एक्ट की। तो बोला यह गया कि जब से आईटी एक्ट 2000 आया है ना, आप देखोगे कई सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं इसके अंदर में, क्योंकि हर बार कुछ नई चीज़ आती है तो हमें हर बार बदलाव करना पड़ता है। तो आईटी एक्ट में वैसे आया 2000 में, उसके बाद हमने 2008 में, 2011 में बार बार इसके अंदर बदलाव करें, बार बार चेंजेस करे हैं। तो बार बार चेंजेस कर करके यहाँ पर इसकी वैल्यू इतनी रह नहीं गई है। हम चाहते हैं एक रोबस्ट, एक मजबूत सा हमारे पास में कानून हो जो कि यहाँ पर टिका रहे हर चीज़ के ऊपर में। और आईटी एक्ट को जब आप देखोगे तो ओरिजिनली क्या करता है, इसका काम यह है, इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया था ताकि जो हमारे ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन है उसको हम बचा सकें। साइबर क्राइम हो रहा है उसको यहाँ पर टैकल किया जा सके, है ना। तो उन चीज़ों को टैकल करने के लिए आईटी एक्ट को लेकर आए थे। ठीक है, जो भी आपका ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी आप क्या कर रहे हो, आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई सामान परचेज कर रहे हो, कुछ यहाँ पर आपने खरीदा बेचा, कुछ भी काम किया है ना, कोई पेमेंट वगैरह किया, तो उनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है आईटी एक्ट 2000। लेकिन ये साइबर सिक्योरिटी वाले मामले से डील नहीं करता है ना। अब क्या है ना, काफ़ी सारे आपको मामले देखने को मिल रहे हैं साइबर अटैक्स के, तो उस मामले को डील नहीं करता है। तो साइबर सिक्योरिटी के प्रोविजंस यहाँ पर नहीं है, तो साइबर सिक्योरिटी के प्रोविजंस लेकर आएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे अगर कंप्यूटर के माध्यम से आपके डेटा की हैकिंग की जाती है, आपका डेटा चुराया जाता है, तो उसको लेकर क्या किया जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड की जाएंगी इस नए वाले एक्ट में। उसके बाद में बोला गया है कि हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे अपने नए वाले लॉ के साथ में एक डिजिटल लॉ जो आएगा। इसका काम होगा साइबर अटैक्स के ऊपर भी ध्यान रखना, जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं उसको भी ये नज़र में रखकर इस लॉ को तैयार किया जाएगा। बहुत सारी नई नई चीज़ें इस लॉ के अंदर में मेंशन की जाएंगी। ये जो डिजिटल इंडिया एक्ट होगा इसका मेजर काम होगा कि हम नए नए और इनोवेशंस कर सकें, नए स्टार्टअप्स लेकर आ सकें और कहीं ना कहीं लोगों में एक ट्रस्ट बिल्डअप कर सकें, है ना, लोगों में एक विश्वास जगा सकें। ये हमारा एक मेजर मकसद होने वाला है। तो सवाल यह है कि चलो सर हम थोड़ा बहुत समझ गए डिजिटल इंडिया एक्ट क्या है, अब ये बताओ इसके प्रोविजंस क्या क्या, इसके प्रावधान क्या होंगे। तो डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 में बोला यह जा रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, यानी कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे ना, आपके फेसबुक, ट्विटर, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी खुद की अपनी अपनी नीतियाँ होती हैं, खुद की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, इनको यहाँ पर हम क्या लाएंगे, यहाँ पर हम लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट्स, फंडामेंटल स्पीच राइट्स की बात करेंगे, यानी कि इनको यहाँ पर फ्रीडम दिया जाएगा, खुलकर अपनी बात को रख सकेंगे, है ना। अब रख कर बात कर सकेंगे मतलब यह है कि ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे कई सारे यूज़र्स हैं, है ना, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कई सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म के यूज़र्स होंगे ना, उनको उनकी जो फ्री स्पीच राइट है खुलकर वो बोल सकें, उस चीज़ की यहाँ पर रिस्पेक्ट की जाएगी, आप ऐसा कह सकते हो। यानी आप खुलकर किसी चीज़ को मेंशन कर सकोगे, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए ग्रीवांस अपीलेट कमेटी को ही बनाया गया है। 3 ग्रीवांस अपीलेट कमेटी बना दी गई हैं,
ताकि अगर आपको सोशल मीडिया यूज़र जो भी है, व्यक्ति है जो भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम है तो अपनी कंप्लेंट यहाँ पर इन ग्रीवांस अपीलेट कमेटी के अंदर में दर्ज करवा सकता है। फिर एक बात यहाँ पर की गई है ऑनलाइन सेफ्टी की। ये जो डिजिटल इंडिया एक्ट होने वाला है ना, ये काफ़ी सारी चीज़ों को और भी कवर करेगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक, यानी कि बिल्कुल कह सकते हो किसी नकली वॉइस को दे दिया जाता है, नकली वॉइस, या फिर कोई मान लो कोई नेता स्पीच दे रहा है, उसकी जो आवाज़ है ना वो यहाँ पर बदल दी गई है, उसका चेहरा बदल दिया गया है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। तो ये एक्ट इन सारी चीज़ों को टैकल करेगा, डीप फेक को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी कवर करेगा, है ना। हर तरीके से यहाँ पर लोगों का जो डेटा है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए काम करेगा, लोगों में एक विश्वास जगाने का काम करेगा ये नया वाला एक्ट, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर बोला गया है कि इसमें एक और चीज़ होने वाली है, सेफ़ हार्बर। अब सेफ़ हार्बर क्या है, एक छूट दी जाएगी। छूट क्या दी जाएगी, मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारे पास में पुराना वाला एक्ट है ना, एक और एक्ट है हमारे पास में 2021 में, हम लोग क्या लेकर आए थे, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, यानी कि जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए ये 2021 वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम लोग नए रूल्स एंड रेगुलेशंस, नई गाइडलाइंस को लेकर आए थे। इसके अंदर क्या बोला गया था, इसके अंदर ये बोला गया था कि अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सरकार क्या कहती है, मान लो किसी प्लेटफॉर्म से बोलती है कि भैया ये जो पोस्ट है इसको डाउन कर दो, इस पोस्ट को हटा दो, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वो बात माननी पड़ती थी और वो जो पोस्ट है वो हटाना पड़ता था जब जब सरकार ऑर्डर देती थी, ठीक है ना। सरकार का बेसिकली कहना यह था कि भैया सोशल मीडिया जिम्मेदार है, अगर कोई भी उल्टा सीधा पोस्ट होता है सोशल मीडिया पर तो उसकी जिम्मेदार आप ही हो, आपको वो रिमूव करना होगा। ये बात यहाँ पर पहले वाले एक्ट में बोली गई थी। लेकिन अभी जो नया एक्ट आने वाला है डिजिटल इंडिया 2023 वाला, इसमें यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि सरकार एक चीज़ को वापस से रिकन्सिडर कर रही है, इस मामले को देख रही है। सरकार यहाँ पर एक ये सोच रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। मतलब कोई भी जो पोस्ट हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसके पर सोशल मीडिया की क्या गलती, उस पर यूज़र की गलती है। हम सोशल मीडिया को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, तो सोशल मीडिया के ऊपर इस प्रकार की जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए कि आप सारी पोस्ट का ध्यान रखो। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस चीज़ को रिकन्सिडर किया जा रहा है, वापस से देखा जा रहा है, बाद में देखते हैं कि डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 के अंदर में क्या क्या चीज़ें मेंशन की जाती हैं, ठीक है। आई होप गाइस आपको यहाँ पर जो ये क्लैरिटी है वो इस चीज़ को लेकर मिल चुकी होगी। तो जल्दी यहाँ पर इस प्रकार का कानून आएगा तो वापस से ये जो न्यूज़ आर्टिकल्स है वो चर्चा में होंगे, तो हम एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल बात करता है यहाँ पर एडल्ट्री के बारे में, एडल्ट्री एज मिसकंडक्ट एंड जुडिशल म्यूजिंग्स। क्या है मामला, समझते हैं। आर.के. विज साहब ने यहाँ पर इस एडिटोरियल को लिखा है। ये बात करते हैं कि देखो एडिटोरियल बिल्कुल एक इशू है, ठीक है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसको लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है उसके बारे में यहाँ पर राइटर ने सारा का सारा चर्चा की है, डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट्स करके। तो पहली बात, न्यूज़ में क्यों है इसको समझते हैं, यानी ये एडिटोरियल लिखा क्यों गया है, उसके पीछे का कारण क्या है। कारण ये है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया, एक मामले को देखा और मामले को देखते हुए बोला जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जब मैं आर्म्ड फोर्सेस बोलूँगा तो मैं नेवी, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स सबकी बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया और एक मामले को रूल करते हुए बोला कि जो आर्म्ड फोर्सेस है ना, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है अगर वो एडल्ट्रस एक्ट्स दिखाते हैं तो, यानी एडल्ट्री वाली हरकत किसी आर्म्ड फोर्सेस के व्यक्ति ने की है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो कहोगे क्या आर्म्ड फोर्सेस के अलावा अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति एडल्ट्री की हरकत करता है तो क्या उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता? नहीं, उसके खिलाफ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आपको पता होगा कि एडल्ट्रियस जो एक्ट है इसको सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, ठीक है ना। इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, ये क्रिमिनल नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, ये क्राइम के अंदर में नहीं आ रहा है, क्रिमिनलिटी के अंदर में नहीं आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार की बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कर चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो मामला देखा है वो ये बोला है कि भले ही बाकी लोगों के लिए इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया हो, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस के लिए ये जो डीक्रिमिनलाइजेशन है वो अप्लाई नहीं होगा। अगर आर्म्ड फोर्सेस का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर यह हरकत करता है, एडल्ट्रस हरकत करता है, तो उसके खिलाफ बिल्कुल एक एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कब इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, तो ये बात है सितंबर 2018 की। सितंबर 2018 में जोसेफ शाइन जजमेंट आया था। उस जजमेंट के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 जो हमारा आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड का, इसको यहाँ पे स्ट्रक डाउन कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। अच्छा, तो ये सेक्शन क्या बोलता था, ये जो सेक्शन 497 है इंडियन पिनल कोड का, ये एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज करता था, यानी कि एडल्ट्री को यहाँ पर ये क्राइम घोषित करता था। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, इसको हटा दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री जो एक्ट है, जो एडल्ट्री है, इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है।
सवाल यहाँ पर यह है कि सर ये एडल्ट्री होती क्या है। पहले हम लोग इस एडल्ट्री का मतलब जानेंगे, देन उसके बाद में यहाँ पर आगे की कहानी को कवर करेंगे ताकि आप और अच्छे से चीज़ों को समझ सको। देखो एडल्ट्री का मतलब यहाँ पर यह है जानबूझकर, ध्यान रखना, जानबूझकर एक सेक्सुअल इंटरकॉर्स करना बिटवीन अ मैरिड पर्सन एंड समवन अदर देन द पर्सनस करंट स्पाउस और अ पार्टनर। मतलब क्या है कि एक वॉलंटरी यानी कि जानबूझकर अपनी मर्जी से सेक्सुअल इंटरकॉर्स करना किसके बीच में, एक तरफ यहाँ पर एक शादीशुदा इंसान है, एक मैरिड पर्सन है ना, और वो कह सकते हो कि एक दूसरे मैरिड पर्सन की यानी दूसरा जो मैरिड कपल है उसकी वाइफ के साथ में यहाँ पर कोई सेक्सुअल इंटरकॉर्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हो कि ये जो एक्ट है ये एडल्ट्रियस एक्ट कहलाता है, ये यहाँ पर एडल्ट्री कहलाती है। या फिर इस डेफिनेशन को सिंपल करने के लिए मैं आपको बताऊं, ये एडल्ट्री का मतलब होता है एक वॉलंटरी सेक्सुअल एक्टिविटी, एक ऐसा सेक्सुअल इंटरकॉर्स किसके बीच में, या तो एक मैरिड मैन, ध्यान रखना, मैरिड मैन एंड समवन अदर देन हिज वाइफ, यानी एक शादीशुदा आदमी और जिसके साथ में वो सेक्सुअल इंटरकॉर्स कर रहा है वो उसकी वाइफ ना हो। ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है, एक मैरिड वीमेन यानी शादीशुदा महिला है जो कि यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकॉर्स कर रही है किसके साथ में, अपने हस्बैंड के अलावा दूसरे के साथ में, समवन अदर देन हर हस्बैंड, इसको हम लोग बोलते हैं एडल्ट्री। ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हो ये जो एडल्ट्रेस है ना, एडल्ट्रेस एक्ट जो ये देखने को मिलता है, इसको लेकर पनिशमेंट वगैरह दी गई थी सेक्शन 497 के अंदर में। जो हमारा आईपीसी का सेक्शन 497 है ये पूरी तरह से यहाँ पर ये इसको लेकर पनिशमेंट देने की बात करता है। ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस पूरे सेक्शन को ही रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप यहाँ पर इसको लेकर ये काम नहीं कर सकते, आप जो है ना इसको लेकर पनिशमेंट नहीं दे सकते, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। ठीक है ना, इसको डीक्रिमिनलाइज घोषित कर दिया गया। अब हुआ क्या, ये मामला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में फिर से जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्लैरिफाई किया कि हमने साल 2018 के जजमेंट में जो बोला था वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, हम इस एडल्ट्रियस एक्ट को डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन ध्यान रखना जब भी हम लोग बात करेंगे आर्म्ड फोर्सेस की, और कोई आर्म्ड फोर्सेस का व्यक्ति यानी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के कोई भी यहाँ पर जो पर्सन इस प्रकार की हरकत करते हैं, ये एडल्ट्रियस एक्ट करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होंगी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उनको प्रॉपर पनिशमेंट भी मिलेगी। ठीक है, ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन की है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्योंकि हम यहाँ पर हम अपने हिसाब से रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस का अपना खुद का विंग है, क्योंकि ये जो डिफेंस पर्सनल है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये जो गवर्न किए जाते हैं ये अपने खुद के लॉस के हिसाब से गवर्न किए जाते हैं, क्योंकि आर्मी के लिए आर्मी एक्ट है, नेवी के लिए नेवी एक्ट है, एयरफोर्स के लिए एयरफोर्स एक्ट है, या उनके अपने खुद के लॉज हैं, ये खुद के हिसाब से गवर्न किए जाते हैं। तो हमारा जो हमने डीक्रिमिनलाइज किया है ना, वो चीज़ें आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होंगी। अगर ये व्यक्ति करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर में ये एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, इनके लिए स्पेशल लॉज यहाँ पर ये अलग से हैं, तो वो उनके हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। प्लस बोला क्या है, जो ये तीनों कानून है ना हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए, जो तीनों लॉज हैं, आर्म्ड एक्ट, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, जो भी तीनों लॉज हैं, इनको प्रोटेक्शन दिया गया है किसके माध्यम से, हमारे संविधान में आर्टिकल 33 के माध्यम से यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। और क्या होता है कि इनको प्रोटेक्शन मिलने के साथ साथ ये संविधान हमारी सरकार को पावर भी देता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना इन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर में, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के पास में जो भी ये फंडामेंटल राइट्स हैं उसको यहाँ पे मॉडिफाई भी किया जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये सारी पावर्स हमारे पास में ऑलरेडी देखने को मिल जाती हैं, बट जो ये 2018 का जजमेंट था वो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी मेंशन कर चुका है। ठीक है, आई होप गाइज आपको यहाँ पर जो एक क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। बाकी एडल्ट्री क्या होती है ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, और अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर दिखाता है, ये कोई हरकत दिखाता है खासकर आर्म्ड फोर्सेस वाला, तो उसको यहाँ पर डिसमिस भी किया जा सकता है उसकी जॉब से, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला जो एडिटोरियल है हमारा वो एक्सप्लेन सेक्शन पर है, जो कि बात करता है ESG रेगुलेशंस के बारे में। अब ये ESG क्या है समझेंगे, एक देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस खाली आपको ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा खास बातें नहीं है, बट फिर भी इकोनॉमी के लिए रेलिवेंट है। तो हुआ क्या है, पिछले कुछ समय पर ESG की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ESG की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। हालांकि यहाँ पर अभी भी भारत के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट नया नया है, लेकिन चर्चा हो रही है, ये यहाँ पर दिया गया इस आर्टिकल के अंदर में। तो हम समझेंगे ESG आखिरकार क्या है। डायरेक्ट मैं आपको एग्जामिनेशन के लिए कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ उसके ऊपर फोकस करना। ESG की फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। ठीक है ना, जैसे आपने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना है, कहोगे सुना है, वैसे यहाँ पर ESG फंड होता है। अच्छा, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अब देखो म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना,
तो आपको इतना खतरा नहीं होता है। वैसे जैसे अगर आपको नॉर्मल स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में पैसा लगाना हो तो काफ़ी रिस्की होता है, आपको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ता है, लगातार आपको रिसर्चेस करनी होती हैं, कंपनी की रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती हैं, बहुत कुछ स्टडी करने के बाद में आप उस कंपनी के अंदर में पैसा इन्वेस्ट करते हो। तो स्टॉक मार्केट में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। कहोगे क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको रिस्क नहीं उठाना है, रिस्क है बट आपको रिस्क नहीं उठाना है। वो रिस्क यहाँ पर म्यूचुअल फंड की जो कंपनियाँ हैं उसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो उठाते हैं। कहोगे अभी भी यहाँ पर थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं आया, तो मैं आपको बताता हूँ। म्यूचुअल फंड बीच में यहाँ पर कुछ ऐसी कंपनियाँ आ जाती हैं, आपने देखा होगा कि भैया ये वाला म्यूचुअल फंड, ये म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड आ गए, यूटीआई इंडेक्स फंड आ गया, है ना। इस प्रकार से कई सारे फंड्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मान लो आप ऐसे व्यक्ति हो जो कि आप काफ़ी बिजी रहते हो, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना पसंद है कि भाई फ्यूचर के लिए थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तो इसलिए हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने सोचा चलो भैया इन्वेस्टमेंट कर लिया जाए। जो एफडी होती है ना, फिक्स डिपॉजिट, उसमें आपको 6-7% रिटर्न मिलता है। वैसे म्यूचुअल फंड में थोड़ा ज़्यादा मिलता है, 12-13, है ना, कभी कभी 20% तक रिटर्न आपको मिल सकता है। तो म्यूचुअल फंड में थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है, आपको ज़्यादा ब्याज मिलता है, ज़्यादा रिटर्न मिलता है। अब ऐसा नहीं है मिलेगा ही, रिस्क भी है, ध्यान रखना, पैसा डूब भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डूब ही जाएगा, मिल भी सकता है। दोनों चीज़ें होती हैं, आपके दिमाग के ऊपर आप किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उन चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें ज़्यादा डिपेंड करती हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर आप एक व्यक्ति हो जो कि काफ़ी बिजी रहते हो अपने काम में, आप स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा लगा नहीं सकते, लेकिन आपको लगाना है। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट में लगाओगे तो स्टडी करना पड़ेगा, वहीं पर घुस रहना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दोगे। सपोज़ म्यूचुअल फंड में आप अपनी एसआईपी स्टार्ट करते हो, है ना, मंथली यहाँ पर बेसिस पर कि भाई अब मंथली मेरे पास 500 रुपये बचते हैं, मैं 500 रुपये सीधा सीधा एसआईपी करवा दूंगा, 500 रुपये हर महीने म्यूचुअल फंड के अंदर डाला करूँगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, स्टार्ट कर दी अपनी एसआईपी। अब हर महीने आप म्यूचुअल फंड की एक कंपनी आपने चूज़ की और उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, पैसा डाल रहे हो। क्या होगा, अब वो जो कंपनी है ना, उस कंपनी के अंदर में कुछ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, आपकी जगह कुछ और एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं। वो आपका 500 रुपये लेकर क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट के अंदर में लगा देंगे, शेयर बाज़ार में लगा देंगे। शेयर बाज़ार से जैसा रिटर्न आएगा म्यूचुअल फंड के पास में, वैसे रिटर्न आपको मिल जाएगा। कहोगे इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बीच में कुछ परसेंट यहाँ पर कमीशन कटेगा, इनको उसी से यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो मिल जाता है। ठीक है, अदरवाइज़ अच्छा खासा अमाउंट आपको यहाँ पर मिल जाता है म्यूचुअल फंड का। तो मतलब आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपके बजाय यहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनी जो है उसके जो एक्सपर्ट्स है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ये ESG है, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस। लेकिन म्यूचुअल फंड में तो भाई मेन मकसद है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। लेकिन ये जो ESG फंड्स है ना, इसमें इनका मेजर मकसद पैसा कमाना नहीं है। इनका मकसद क्या है, ESG फंड्स कौन सी कंपनी में पैसा डालते हैं, कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपनी जो कि एनवायरमेंट सोशल और गवर्नेंस वाली चीज़ों को, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही हो। यानी कि एक ऐसी कंपनी जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, ज़्यादा कोई पोल्यूशन वगैरह ना कर रही हो, उसको यहाँ उसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट करेगा ये फंड। या फिर सोशल पर्सपेक्टिव से, यानी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में अच्छे रिलेशंस रखती हो, अपने एम्प्लॉयज़, सप्लायर, कस्टमर सब उस कंपनी के अंदर में फल फूल रहे हों, अच्छे से यहाँ पे काम कर रहे हों, वैसी कंपनी होनी चाहिए। या गवर्नेंस डील होनी चाहिए, यानी कि उस कंपनी की लीडरशिप काफ़ी अच्छी हो, शेयर होल्डर्स के काफ़ी सारे राइट्स हों, है ना। अगर ये कंपनी में ये सारी चीज़ें हैं एग्जैक्टली, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो ESG फंड है वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। यानी कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट लेने के लिए आपको कंपनी इस लायक बनानी पड़ेगी कि आपके सोशल क्राइटेरिया, एनवायरमेंट क्राइटेरिया और गवर्नेंस क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, आप बेस्ट होने चाहिए। ठीक है ना, पोल्यूशन कम कर रहे हो, अपने कंपनी के अंदर में जितने भी लोग हैं, एम्प्लॉयज़ वगैरह, उनको अच्छे से रखा हुआ हो, प्लस यहाँ पे आपकी लीडरशिप काफ़ी अच्छी हो। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये ESG फंड क्या करेगा, उन कंपनीज़ के अंदर में इन्वेस्टमेंट करता हुआ नज़र आता है। तो इसका मेन जो फोकस है वो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है। इसका मेन फोकस ये है कि भाई एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि आने वाले समय पर हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो ESG फंड्स है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ESG फंड बेसिकली एक प्रकार का म्यूचुअल फंड ही है। म्यूचुअल फंड क्या होता है वो हमने यहाँ पर समझ लिया है। इसका काम है इन्वेस्टमेंट करना कुछ ऐसी कंपनीज़ में जो कि सस्टेनेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो हमारे एनवायरनमेंट के प्रति और टिकाऊ हो। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि जैसे म्यूचुअल फंड सेबी रेगुलेट करता है, वैसे ये जो ESG फंड है ये कौन रेगुलेट करता है, तो ESG फंड भी सेबी ही रेगुलेट करता है, यानी कि सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही रेगुलेट करता है। तो आप ESG फंड के ज़रिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ESG फंड में पैसा डालो, ये जो फंड है ये क्या करेगा, ये पैसा कुछ कंपनीज़ में लगाएगा, लेकिन वो कंपनीज़ कौन सी होनी चाहिए, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा हो, प्लस यहाँ पर उनका रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हों।
ठीक है, तो ये होते हैं हमारे ESG फंड्स। आई होप गाइज आपको यहाँ पर जो क्लैरिटी है ESG फंड्स के रिगार्डिंग वो प्रॉपर मिल चुकी है। तो ये था आज का हमारा ओवरऑल डिस्कशन। जो भी हमारे एडिटोरियल्स वगैरह थे वो सब हमने यहाँ पर डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट इशूज़ थे, मेंस क्वेश्चन आपको मिल चुका है, उसको अटैम्प्ट करना। अब लास्ट में एक और आर्टिकल है, वैसे यहाँ पर ये वाला, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है वैसे, फिर भी चलो मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ। बात यहाँ पर यह है कि जो हमारी सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उन्होंने अभी 56 पेज का जो एफिडेविट है ना, वो यहाँ पर अभी डाला है। उसके तहत काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की है। एफिडेविट में सरकार ने कहा है कि देखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने कई फैसलों में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, वो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की है। लेकिन इन फैसलों को अगर आप देखोगे ना, तो इन फैसलों को आप थोड़ा डिटेल से एनालाइज करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को लेकर जितने भी पिटीशन हैं, जितने भी पिटीशन जारी हुए हैं, सारे पिटीशन अपने पास में ले लिए हैं। सारे मामले से सेम सेक्स मैरिज के सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास में ले लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम इस मैटर को खुद से देखेंगे। लेकिन हमारी सरकार ना कहीं अभी भी सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ में आपको देखने को मिलेगी। सरकार का कहना यहाँ पर यह है कि कानून का उल्लेख आप देखोगे, जो हमारे लॉज को देखोगे, तो उसके मुताबिक जो समलैंगिक विवाह है यानी सेम सेक्स मैरिज है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको मान्यता कहीं पर भी नहीं दी गई है और नहीं दी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हो कि उसमें पति और पत्नी की जो परिभाषा है ना, वो जैविक तौर पर दी जाती है। कहीं पर भी आप देखोगे शादी, एक इंस्टीट्यूशनल मैरिज को देखोगे तो पति और पत्नी की ही परिभाषा ज़्यादातर दी जाती है। उसी को हम लोग यहाँ पर मैरिज कह रहे हैं। उसके मुताबिक अगर कानूनी आधार पर देखोगे तो समलैंगिक विवाह कहीं ना कहीं कह सकते हो कि इस चीज़ के अंडर में नहीं आता है। ठीक है, और बट देखते हैं आगे यहाँ पर क्या होता है, किस प्रकार से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सेम सेक्स मैरिज के मामले को हैंडल करता है। ऐसे आर्टिकल्स पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है आने वाले समय पर इसकी बड़ी चर्चा होने वाली है, क्योंकि सेम सेक्स मैरिज को लेकर सुप्रीम कोर्ट जल्दी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऑर्डर ज़रूर से देने वाला है। नाउ फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखते हैं। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल नाम का जो ग्रुप है, इसमें कौन सा देश, यहाँ पर आपको इन चारों कंट्रीज़ में से कौन सा ऐसा कंट्री देखने को मिल रहा है जो कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ईरान यहाँ पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है। नाउ इसके साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।